सामने बेटा AS chemistry paper 1 MCQ, variant is 12 and the year is June 2020. Question number 1. Simple carbon allotropes are given and they all contain, यहाँ पर एक टर्म यूज किया था लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज नहीं बोला उसने। वैसे भी अगर ऑप्शन में जाते तो आपको पता चल जाता। तो बकमिस्टर फ्लोरीन में आपको पता है कि डीलोकलाइज होते हैं। सिमिलरली यही डीलोकलाइज आपको ग्रेफाइट में मिलेंगे, यही आपको डीलोकलाइज आपको ग्रेफीन में मिलेंगे, आपके पास डायमंड में नहीं होते। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन मोल से रिलेटेड टन और थी, और उसमें जो है और कंटेन दिस मच कॉपर कार्बोनेट, नॉट कॉपर कार्बोनेट, एंड ही इज आस्किंग अबाउट द कॉपर। तो वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 स्टेप्स, दो में सॉल्व करना पड़ेगा एंड द आंसर इज गिवन केजी। तो हम केजी में पहले से चले जाते हैं। तो पहले स्टेप में जो है हमें ये करना है कि 100 kg अगर हो, इट हैज 3%, तो 3 kg इसमें कॉपर कार्बोनेट होगा। एंड 1 टन का मतलब क्या हो गया कि 1000 kg, 1000 kg में हो जाएगा हमारे पास x kg कॉपर कार्बोनेट। आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 30, आई गेस 1000 into 3 and divide by 100. So 30 kg actually you have copper carbonate. And now this was step 1 and step 2 में हमें solve करना है इसको। तो step 2, if we have 1 copper carbonate, it has one copper. कॉपर कार्बोनेट का मास निकालते हैं तो 64 and 60 124 ये बन जाएगा, जबकि ये बन जाएगा आपके पास 64। मैं राउंड में ले रहा हूँ, तो आपके पास डेसिमल होते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। एमसीक्यू से उससे कौन सा देखना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इफ वी हैव एक्चुअली 30 kg वी गेट x। तो जो ग्राम का रेशियो होता है वही एक्चुअली केजी में भी वही रेशियो रहता है। तो नाउ 30 into 64 कर दिया and divide by 124, so 15.48 is the answer. C. Next part, with change in condition will increase both rate and equipment yield. रेट बढ़ाने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया से रेट तो नहीं बढ़ेगा, डिक्रीजिंग सरफेस एरिया से, सॉरी ये सही था, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया से रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग प्रेशर से भी रेट बढ़ जाएगा और इससे भी बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं यील्ड की बात करते हैं। यील्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर शुड बी लो, क्रॉस हो गया यील्ड के लिए। अच्छा जी, इंक्रीजिंग प्रेशर ज्यादा करने से कम मोल्स की तरफ जाता है। यहाँ पर 4 मोल्स है, यहाँ पर 2 मोल्स है, तो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये सही हो गया। एंड सरफेस एरिया से उससे कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेशर ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगी राइट पे, मोर अमोनिया विल फॉर्म एंड रेट आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज़ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगी वॉल्यूम कम होने की वजह से। एटमाइजेशन में पहली बात ये 1 मोल होना चाहिए, ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। और फिर जो है वो पीछे एलिमेंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, तो गैस नहीं होता सल्फर, सॉलिड होता है, और 1/8 भी करना पड़ेगा उसको क्योंकि 1 मोल लगाना था आपको। दिस शुड बी 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 5, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव 2 वेज। एक तो आपके पास रास्ता था पुराना, तो पुराने रास्ते से आपको बता दें पहले, उसके बाद जो है फिर न्यू वे भी आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल दी हो तो फिर भी आराम से भी काम कर सकते हैं। इस इक्वेशन में एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, तो इन वन केस MnO2 is converted into Mn+2, and in the second case manganese dioxide is converted into
मैंगनेट आयन। तो हाफ सेल के लिए ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए 2 वाटर लगाएंगे यहाँ पर और फिर 4 H पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पर। नेट चार्ज इस तरफ आ जाएगा आपके पास +2 and 0 मतलब +2, इस तरफ +4 and 0 मतलब +4। तो मोर पॉजिटिव साइड में आपको इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं तो आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाली को बैलेंस करते हैं अगर, तो बैलेंसिंग के लिए आपको यहाँ पर 2 वाटर लगाने पड़ेंगे इस तरफ ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए और फिर 4 H पॉजिटिव आपको लगाने पड़ेंगे इस तरफ। इस तरफ तो नेट चार्ज 0 आ रहा है, इस तरफ नेट चार्ज हो जाएगा -1 and +4 मतलब +3। तो आपको यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। अब लगा दिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन है। और इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिएक्टेंट साइड पर नजर आ जाए तो दिस इज रिडक्शन, एंड अगर इलेक्ट्रॉन आपको प्रोडक्ट साइड पर नजर आ जाए इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन। और फिर जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे मतलब रिडॉक्स हो जाएगा। बिफोर एडिशन वी नीड टू कट द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों तरफ कैंसिल आउट करने, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमें वी नीड टू मल्टीप्लाई विद अ पर्टिकुलर नंबर। तो दैट नंबर इज, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल हो जाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कलर जरा डार्क ले लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। नीचे आते हैं ये 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली वाटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 2 बच जाएंगे इस तरफ। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन आयन थे, यहाँ पे 8 थे, ये कट जाएंगे तो 4 बच जाएंगे आपके पास। इस इक्वेशन को नेट कर देता हूँ मैं। तो नेट करने के लिए आपके पास 3 और ये दोनों मिला के कितने 5 बन रहा है। तो 5 मैंगनेट 4 H पॉजिटिव इज इक्वल टू 3 मैंगनीज 2 प्लस 2 वाटर एंड +2 मैंगनेट। सो दिस इक्वेशन। उसने क्या पूछा आपसे, C and D मतलब मैंगनीज एंड मैंगनेट का पूछा है, रेशियो क्या है। तो ये रहा मैंगनीज आपके पास, ये रहा मैंगनेट। तो द आंसर इज 3:2 आंसर हो गया आपके पास, जिस वजह से आपका आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर आपका बन जाएगा 3:2। ये शॉर्टकट बताते हैं आपको। ये सिंप्लीफाइड था। सिंप्लीफाइड का मतलब मेरा ये है कि अगर मेरे पास K2 Cr2 जिसमें ऐसी 2 चीजें आ जाए उसमें हम ये इसको अप्लाई नहीं कर सकते, वरना सिंप्लीफाइड में काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए गौर से। ऑक्सीडेशन रेट अगर निकालूं 0, इट इज -4, तो इस भी x +4 आ गया, हमने लगा दिया इसमें +4। सिमिलरली इसकी तो ऑक्सीडेशन रेट लिखी हुई है हमने, दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन रेट निकालते हैं। अगेन नेट चार्ज इज -1, इट इज -8, इट इज x, तो इसका आंसर आ जाएगा +7। ये भी लिख दिया +7। अब क्या करना है आपको, 4 से 2 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 का। एंड 4 से 7 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 का। तो इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए आपको इक्वल करने के लिए किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो नंबर जो है इसको मुझे करना होगा 2 से। इसका मतलब ये जो है मेरे पास इसको 2 करना पड़ेगा और इसको मुझे करना पड़ेगा 3 से ताकि 6 हो जाए। इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो 3:2 आपके पास आंसर। सी डी ही पूछा था ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मोल से रिलेटेड है। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। तो एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है ये बता दिया उसने। 2 पार्ट्स में जाएगा ये क्वेश्चन भी। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो ब्यूटेन का फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, C4 होगा और H होगा 10। इससे आप बन जाएंगे 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 बन जाएंगे वाटर। अब ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 8 और यहाँ पर हो गए 5, तो टोटल मिला के हो गए 13। तो इट शुड बी 6.5, राइट। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब आपको पता है कि इसका एक वॉल्यूम इसके 6.5 सिलेक्शन करता है। अगर इसके 10 हो जाएंगे तो इसके हो जाएंगे x। इससे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये भी देख रहे हैं आपको। 1 से 6.5 तो 10 से हो जाएगा x, आंसर आ गया
65 सेंटीमीटर क्यूब आपको ऑक्सीजन चाहिए। ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने लिखना कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर हो, उसमें 21 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन होती है, एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 65 सेंटीमीटर क्यूब, तो एयर कितनी होनी चाहिए? इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास 6500 into 65 and divide by 21, तो 309.5 309.5। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रोमीन शेकन विद साइक्लोहेक्सेन, अच्छा एक्वस ब्रोमीन। तो इस बात को जरा समझ लें कि पहले आपके पास जो ब्रोमीन थी वो किसमें थी? ब्रोमीन आपके पास थी एक्वस में, वाटर था यहाँ पर H2O। फिर आपने क्या कर दिया इसमें, आपने इसमें साइक्लोहेक्सेन डाल दिया, तो कलर डिफरेंट यूज करते हैं, आप समझ लें कि आपने इसमें पोर कर दिया साइक्लोहेक्सेन C6H12 वो डाल दी। इसके बाद इसने शेक वेक किया, इसको शेक करने के बाद जो है आपको पता है कि पानी के साथ ये इनमिसिबल रहेगा, लेयर बन जाएगी आपके पास। नीचे वाली लेयर में आपके पास वाटर रहेगा नो डाउट, ऊपर वाली जो है लाइटर होगी, डेंसिटी कम होती है, ऊपर आपके पास हो जाएगी ऑर्गेनिक लेयर C6H12। वो कह रहा है कि two layers form, the top layer cyclohexane is colored and the bottom is almost colorless। इसका मतलब सारी की सारी ब्रोमीन का जो कलर था वो ब्रोमीन सारी की सारी चली गई है कहाँ पर? चली गई इसमें आगे सारी ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इससे इसमें कैसे ट्रांसफर हो गई, इस लिक्विड में क्यों ट्रांसफर हो गई? क्योंकि ब्रोमीन नॉन पोलर थी और साइक्लोहेक्सेन भी नॉन पोलर है, तो हमारे पास दो का कंपटीशन चला था यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल्स का। एक वाटर था जो सॉल्वेंट विच इज पोलर, जबकि दूसरा सॉल्वेंट जो था वो नॉन पोलर था। अब ब्रोमीन जो है अगर उसमें जा रही है तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला मामला होता है, वैसे ही आपको होता है ब्रोमीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ब्रोमीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसलिए ये काम हुआ। एक्सप्लेनेशन चाहिए थी उसको इस ऑब्जर्वेशन के लिए। ओनली टेम्परेरी डाइपोल ओवरकम, तो टेम्परेरी डाइपोल है किस किस में? देखिए पहले वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, छोड़ दें इसको। दूसरे वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी छोड़ दें। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें वन ओवर होगी टेम्परेरी डाइपोल, और ये भी हाइड्रोकार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन हाइड्रोजन की सेम होती है, इसमें भी वन ओवर होगी। तो आपके पास दो ऑप्शन बन रहा है, ये और ये दो कट गए। अब वो कह रहा है ओवरकम, फोर्सेस टूटनी चाहिए, तो आप गौर से देखें सॉलिड से लिक्विड तो फोर्सेस टूटेंगी, ठीक है, यहाँ पर ओवरकम होगी। और दूसरा जो है लिक्विड टू सॉलिड, यहाँ पे तो डेवलप होगी ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है। कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 moles of alkane, राइट, ये इसको हमने मार्क कर दिया, प्रोड्यूसेस 410 centimeter cube carbon dioxide at this temperature and the normal conditions तो है नहीं, तो PVNRT से हमें उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, वैसे नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर तो सेम है, टेम्परेचर चेंज कर दिया उसने आरटीपी से। तो हम चलते हैं PVNRT की तरफ। तो पहले चलते हैं यहाँ पर, हमने लिखा PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो N हो जाएगा मेरे पास PV/RT। इसको हम अब सेट करते हैं, तो इसमें चीजों को प्लग इन करते हैं। प्रेशर कितना बताया भाई ने हमें, दैट इज 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल में चाहिए होता है, ठीक है। वॉल्यूम 400 डेसीमीटर क्यूब बताया उसने, तो डेसी में नहीं चाहिए हमें, मीटर क्यूब में चाहिए होता है, तो -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, आर की वैल्यू डेटा बुक 8.31 एंड टेम्परेचर जो है केल्विन में चाहिए और केल्विन में ही दिया है, तो 301 ये लिख दिया हमने। इससे हमारे पास मोल्स आएंगे इसके, ये बन रहा है मेरे पास 1 एक्सपोनेंट 5 into 400 एक्सपोनेंट -3 and divide by bracket 8.31 into 301। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 15.99, जिसका मतलब ऑक्सीडेशन में 16 हो गया। तो 16 मोल्स आ गए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब वो कह रहा है कि इसका फार्मूला बताएं, लेकिन यहाँ पर उसने सीधा नहीं छोड़ा, थोड़ा सा और छिड़खानी की इसने। ये
ये आपको बताने की जरूरत है। पहली बात एल्केन मार्क रखिएगा कि CN होगा, H2N+2 होगा। और 2 मोल वाली बात जो इसको जरा समझाता हूँ। आपके पास अगर CX हो और HY हो तो जितनी कार्बन होते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? X बनेगी। ये वाली बात आपको समझाने के लिए, अगर मेरे पास 4 थे तो 4 हो जाएगी, अगर ये 2 थे तो 2 हो जाएगी। ये बात सबको पता, तो इतनी बनती है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने असल में 2 मोल्स के यूज किए। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कितनी बनेगी? 2x बनेगी। फिर तो जो 2x हमारे पास बनी है ना, ये 2x ही बता रहा है। तो 2x जो है हमारे पास, उसका आंसर अगर 16 है तो x का आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x का आंसर जो है, फिर आपने लिख दिया 2 भी लिख दें यहाँ पर, C8 लिख दें, और h जो है आपके पास 8 इसलिए लिखा मैंने कि मेरे पास यहाँ पर ये उसने बताया था, जिसकी बेस के ऊपर मैंने इसको 8 लिखा। और h का नंबर कैसे निकालेंगे? 12+2 से। तो 16 + 2 18 is the correct answer. Next question. In which reaction does largest oxidation state, largest change in oxidation number? तो चले खेलते हैं, शुरू करते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सबको निकालनी आती है। ये वो वाले रिएक्शंस हैं तकरीबन पहले दोनों जो आप लोगों ने ग्रुप 7 में पढ़े हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसकी -1 है, जबकि इसकी +1 है। इसमें जो चेंज अगर हम नोट करें तो 1 का एंड 1 का ही आ रहा है, तो मैंने लिख दिया कि 1 का ही चेंज आ रहा है, हटाओ इसको। दूसरे वाले में आपके पास यहाँ पर नेट चार्ज 0 है, इसमें आपके पास +5 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि इसमें आपके पास -1 है। तो आप गौर से देखें तो यहाँ पर +5 का चेंज आ रहा है और यहाँ पे 1 का चेंज आ रहा है, तो मैक्सिमम चेंज जो है वो हमारे पास ये आ रहा है। लार्जेस्ट बोला था उसने, लार्जेस्ट 5 आता है। अगले वाले में चलते हैं। इसकी ऑक्सीजन स्टेट अगर आपको पता है, नहीं पता तो निकाल लेते हैं। नेट चार्ज -2, -14 एंड 2x, आंसर आ जाएगा +6, और यहाँ पर +3 है। तो गौर से देखें, इधर चेंज आया मेरे पास 3 का, और यहाँ से 2 से 3 में जा रहा है तो 1 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे 1 का चेंज है, यहाँ पे 3 का, तो लार्जेस्ट वाला चेंज जो है 3 का हो गया। एंड सिमिलरली द लास्ट वन, ये अभी हम पीछे क्वेश्चन एक दिया भी था इसने, ये ऐसे ही कुछ बारह शायद उसमें मिलता जुलता बारह देख लेते हैं। नेट चार्ज -2, -8x किया, इसका आंसर आ जाएगा +6, ये छाप दिया इसके ऊपर +6। इस तरीके से यहाँ पर इसका आ जाएगा +4, क्योंकि ऑक्सीजन -4 इसमें +4 आ जाएगा, और इसमें हम ढूंढते हैं तो -1, -8x +7 आ रहा है। फिर चेंज चेक कर लें, 6 से 4 में जा रहा है तो 2 का चेंज आ गया, एंड 6 से 7 में जा रहा है तो 1 का चेंज आया, तो मैक्सिमम चेंज जो आ रहा है आपके पास 2 का आ रहा है। तो लार्जेस्ट चेंज कहाँ पे हुआ? बी। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है आपके पास यही वाला जो हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन का रिएक्शन होता है ना, तो इसी मैक्सिमम ऑक्सीजन चेंज का आ रहा होता है, और आपके पास जो है ये क्वेश्चन कई दफा आ चुका है, ठीक है। फिर भी आप लोग ट्राई कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत करीब से गुजर जाता है, तो गलती भी हो सकती है ना। अब ये जो है कह रहा है कि इसमें केसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो शुरू में जो स्टार्ट में उसने चीजें बताई हैं हम लिखने जा रहे हैं। इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था, ये बता दिया उसने। और फिर आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 - x, ये हो जाएगा 1 + x, ये भी हो जाएगा 1 + x, ठीक है। अच्छा, अब क्या बताया उसने आपको? उसने आपको एक हिंट दे दिया है कि इतने मोल्स PCl5 के हैं, कब? इक्विलिब्रियम पे। तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम जो थी, इस पे जिस PCl3 के जो मोल्स हैं हमारे पास ये आ रहे थे, लेके चलते हैं पीछे इक्वेट करते हैं। जिसको हमने 1 + x सोचा, उसको वो 1.8 कह रहा है, तो x का आंसर आ जाएगा 0.8। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 - 0.8, 1 + 0.8 एंड 1 + 0.8, तो ये बन गया 1.8, ये आ गया 1.8, ये आ गया 0.2। प्रोडक्ट आपके पास ऊपर आ जाएगी, तो 1.8 इंटू 1.8, पावर दोनों की 1 1 रहेगी, जबकि नीचे आ जाएगा 0.2, उसकी पावर भी 1 है। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2, 16.2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि क्लोरीन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता दें।
क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का है, इसका मतलब कि 7 और 8 के दरमियान जंप आना चाहिए। तो आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी कि इधर आपको चेक करना जंप कहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है। तो चेक करना शुरू कर दें। तकरीबन 5000, इधर आपके पास तकरीबन 4000 का, इधर आपके पास आ रहा है 22,000 का, यहाँ पर आ रहा है 1000 का। यही आंसर है। ह्यूज जंप इंडिकेट के शेल इज इंक्रीज। तो जो भी जिस ग्रुप का होता है उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके आउटर इलेक्ट्रॉन में, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 तो निकल जाएंगे आराम से, 8वां न्यू शेल से निकलेगा, तो इसलिए बड़ा जंप आता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल बैलेंसिंग इक्वेशन से था, ग्रुप 2 का। मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव व्हाइट सॉलिड, सबको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है एक NO2 बनती है और एक बनती है आपके पास O2। one of the gases released is oxide of nitrogen, that is NO2, you know very well। तो बैलेंस इक्वेशन नहीं आती तो ये तो सोचने का मसला है, फिर आपको याद करनी पड़ेगी, उसको जरा देखना पड़ेगा ग्रुप 2 को। इसमें कम से कम आपको ग्रुप 2 की बैलेंस केमिकल इक्वेशन आना बहुत जरूरी है। दुनिया की किसी भी चीज को उठा के अगर आग में फेंक दें, क्या बन जाता है उसका? ऑक्साइड। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये और ये। इसका ऑक्साइड हो जाएगा MgO, इसका हो जाएगा NO2। फिर बैलेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन देखें तो 2 हैं, तो इसलिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगा दिया। ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं, मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे है 6, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 4। तो 5 है इस तरफ और 6 है इस तरफ, तो इसका मतलब उस तरफ ऑक्सीजन शॉर्ट थी। तो ये इस तरीके से इसकी हमने बैलेंसिंग आपको करवाई थी नोट्स में, वीडियो लेक्चर में। आप देख लीजिएगा अगर मसला हो तो आपसे आपसे पूछा है इसके बारे में और इसके बारे में। तो अब तो खैर जब ये बात क्लियर है तो फिर काफी आसान है। इसके बारे में भी ग्राम में बात कर रहा है और इसके बारे में भी ग्राम में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका फिट होता है कि अगर 7.4 ग्राम हो, इसके कितने बन जाएंगे, ये क्वेश्चन हो गया। जबकि ऊपर वाली लाइन आप फिल करते हैं किससे? इक्वेशन से। इसके 1 मोल की जगह इसका मास लिखना है, तो इसका मास हो जाएगा, मैग्नीशियम 24 होता है एंड एक नाइट्रेट होता है 62, 2 नाइट्रेट 124, तो ये बन जाएगा 148 इसके 1 मोल का मास। इसके 2 मोल्स की जगह इसका मास लिखना है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 14 + 32 मतलब 6 एंड 4 46, दिस इज 46। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 2 × 46 × 7.4 and divide by 148, 4.6 4.6। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में explain why iodine is less volatile than chlorine। तो मीन्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है इसका, या इसके वेपर जल्दी क्यों नहीं बनते। तो वी नो वेरी वेल कि डाउन द ग्रुप 7 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके पास वांडर वॉल जो है वो नीचे की तरफ स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो ये ढूंढना है हमें। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयोडीन लीड टू लार्जर टेम्परेरी डायपोल, वांडर वॉल का वर्ड उसे यूज कर दिया, बी इज द आंसर। बॉन्ड एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, स्ट्रॉन्गर परमानेंट डायपोल नहीं होती। अमोनियम कार्बोनेट सॉलिड क्रिस्टल है, on gentle heating it form ammonia as one of the product। अच्छी बात हो गई जी। आपके पास था अमोनियम एंड कार्बोनेट, उससे आपके पास बन गया है अमोनिया, ये बताया उसने बस। खेल लेते हैं इसमें, इसका फंक्शन क्या हुआ। देखिए अमोनिया एंड अमोनियम, ये अगर इस फॉर्म में जा रहा है तो इसका मतलब ये एक एसिड है क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अगर ये एसिड है तो फिर इसके साथ वाला कौन होगा, क्वेश्चन मार्क, ये फिर बेस होगी। तो कार्बोनेट आयन का फंक्शन ही पूछा था उसने, इट विल एक्ट एज अ बेस, बेस होगा। एसिड बेस रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते। One molecule of an oxide of element Z react with 6 molecules of water।
ऑफ वाटर। बेटा पानी से ऑक्साइड की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पानी में इनसॉल्युबल होता है, काटते हैं इसको। सिलिकॉन का भी इनसॉल्युबल होता है ऑक्साइड, इसको भी काटते हैं। बचे दो। इसका ऑक्साइड होता है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, जबकि इसका ऑक्साइड होता है P4O10 वगैरह इसमें ऑक्साइड होता है। इसमें पानी ऐड करना है तो कर दे, पास बन जाएगा H2SO3। एक ही चाहिए, एक के लिए एक चाहिए। इसमें आते हैं आप, तो पानी जब ऐड करते थे आपके पास क्या बनता था, फास्फोरिक एसिड H3PO4। और फास्फोरस को सिर्फ बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 4 लगाना पड़ता है। इस तरीके से आपके पास 12 हाइड्रोजन हो गए इस तरफ, 12, और आपको इसमें 6 चाहिए होगा। इसलिए ये पूछा था कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, तो 1 मॉलिक्यूल, तो आपके पास बन जाएगा फास्फोरस आंसर। मैग्नीशियम टॉप पे होता है और बैरियम नीचे। कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करे, आई डिक्रीज करती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मींस कि दे विल oxidize something. No, they are reducing agents actually. Metals are reducing agents. Solubility of hydroxide increase करती है, solubility of sulfate decrease करती है। C is the correct answer. Question number 18. HBr गैस एंड HI गैस दोनों सेपरेट टेस्ट ट्यूब में रखी हमने। इसमें HBr है और इसमें HI है, और दोनों को एक ही टेम्परेचर पर हमने हीट करना शुरू कर दिया। तो कह रहा है कि व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। देखिए HBr की जो बॉन्ड लेंथ होती है छोटी होती है, उसका साइज छोटा होता है, जबकि HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। तो इनमें से कौन सा बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला टूट जाएगा। तो कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ये टूट जाएगा, जबकि ये लो टेम्परेचर पे नहीं टूटेगा। तो ये तो आपके पास नहीं टूटेगा। यहाँ से आपके पास जब ये टूट जाएगा तो HI से आपके पास क्या बनेगा, एक H2 बनेगा और एक I2 बनेगी। फिर आप हीट भी कर रहे हैं तो आपके पास आयोडीन किस फॉर्म में मिलेगी, गैस की फॉर्म में। क्या कलर होगा इसका, पर्पल। तो सिर्फ पर्पल बेस के ऊपर ही आपके पास ये आंसर हो चुका था, आयोडीन से कलर बना। कैटेलिटिक कन्वर्टर विच गैस, 3 गैसेस आर रिमूव्ड। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करती, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करती। ये ऑप्शन 3 में पड़ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों को रिमूव करती है। ये कंपाउंड बना के दिए, इसमें आपको एल्कोहल ग्रुप है, एल्कीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनको रिएक्शन करवाया उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की सिलेक्शन करेगा, सिर्फ इससे रिएक्शन करेगा, एंड ये शक्ल बन जाएगी आपके पास। बस इतना सा फर्क आएगा कि दिस बिकम COONA पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसको कुछ नहीं होगा। तो आपके पास एक ये पॉसिबल आंसर है, एक ये है। ये दोनों गलत हो गए, इसने चेंज कर दिया इसको। और फिर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जितने भी पोलर बॉन्ड होंगे इसको प्राइमरी अल्कोहल बना देगा ऐसे। और ये तो अल्कोहलिक चीज के साथ रिएक्शन नहीं करना। और ये जो आप डबल बॉन्ड अगर सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको प्लैटिनम निकल चाहिए होता है, निकल या हाइड्रोजन, ठीक है वो। तो आपके पास इसमें ये शक्ल बनेगी। इसमें आपके पास ऑप्शन एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। दीज आर द मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल बना के दिए इसने आपको, फॉर्मूला दिया उसका, और वो कह रहा है कि इस रेंज में IR में किसका स्पेक्ट्रम आएगा। इसमें आता है किसका, 16 आपके पास आता है इसका। और ये किसमें होता है, ये इसको कहते हैं कार्बोनाइल। ये आपको 4 कंपाउंड में मिलता है, 1 2 3 एंड 4। एक आपको एल्डिहाइड में मिलेगा, एक आपको कीटोन में मिलेगा, एक आपको ओइक एसिड में मिलेगा, और एक आपको मिलेगा एस्टर में। 4 मिलता है, अमाइड में मिलता है, अमाइड उसको नजर नहीं आता। तो इस वाले को अगर गौर से देखें तो ये कार्बन है, आपने 4 हाइड्रोजन लगा दिए, तो जब ऑक्सीजन फिट करेंगे इसमें तो लाजमी सी बात है ऑक्सीजन के लिए आपको बीच में लाना पड़ेगा। इसमें आपके पास CO का बॉन्ड नहीं आया, ये तो कट गया, बाकी रह गए 2। इस वाले को देखते हैं तो आपके पास दूसरे वाले में
हैं इसको, यहाँ ले जाते हैं। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दें आप, फिर आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन लगा दिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें और इस हाइड्रोजन को इसके साथ लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा फायदा, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी हो रही है सारी, तो इसमें आपके पास ये ग्रुप आ गया है, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। एंड द लास्ट वन इज CH4, एक इसमें ऑक्सीजन, तो आते हैं इसको भी, 2 कार्बन, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए, एक ऑक्सीजन लगा दिया, वैलेंसी पूरी नहीं होती तो डबल बॉन्ड लगा दूं तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसमें भी आपके पास ये वाला बॉन्ड जो है आ रहा है, ये भी देगा और ये भी देगा, तो Q एंड R। PR KCN के साथ रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन, सबको पता है, आसान था। एंड कार्बोनाइल के साथ HCN का रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो क्वाइट सिंपल, कोई मसला नहीं था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एस्टर था, उसका फॉर्मूला आपको दिया है X का और इसको हाइड्रोलाइज करवाया उसने। जब हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो मैंने आपको समझाया था कहाँ से कट करेंगे इसको, ये ऑक्सीजन जा रहा है, इसके 2 पीस बन गए। इसमें आपको क्या करना होता है, जूम करके दिखा रहे हैं, ये वाला कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होते, विदाउट हाइड्रोजन, ये एसिड का पार्ट होता है, जबकि बाकी दूसरा वाला साइड जो है वो अल्कोहल की होगी जिसके पास हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसके पास हाइड्रोजन लगे हुए, हाइड्रोजन है तो फिर ये होल। तो हमारे पास 2 टुकड़े हो गए इसके, एक तो CH3CO, इसको साइड पे करें, और दूसरा जो है आपके पास CH2, और फिर ये CH2 मैं 6 इसमें कर देता हूँ और एक इस तरफ कर देता हूँ, तो आपके पास जो OH था इसके पास आ जाएगा और H इसके पास आ जाएगा, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हो गया, हमने कुछ गलत कर दिया, गलत कर दिया, तो ये असल में COO इसका होगा, 2 ऑक्सीजन के वहां पे, जबकि OH यहाँ पे आ जाएगा, एक अल्कोहल बनी हुई है। लेकिन मुसीबत क्या की है उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाया, तो एसिड आपका सही सलामत नहीं मिलेगा, अल्कोहल कुछ नहीं होगा, अल्कोहल तो यही रहेगी। लेकिन ये जो है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन इसका हो जाएगा तो दिस विल बिकम एक्चुअली CH3COONA। अब छोटा इसमें से यही है, इसको पहले ढूंढते हैं, Na के साथ और Na के साथ, ये तो नहीं हो सकता 8 वाला, इसको चेक कर देते हैं। तो इसमें बेटा कार्बन कितने हो गए, C2 हो गया, He हो गया, O2 हो गया और Na हो गया, तो ये बिल्कुल मैच कर गया इसके साथ, खत्म। ठीक है, अगर छोटे वाले को नहीं तो फिर हम ये ना होता है, इसमें ना मिलता आंसर तो हम पे जाके अल्कोहल में चेक करके और 8 कार्बन की जो है हमें अल्कोहल देखनी थी। इसका फार्मूला जो है, अल्कोहल में हाइड्रोजन शॉर्ट नहीं होते, तो अगर C8 है एंड OH है इसमें ना, तो इसका फार्मूला होना चाहिए था H कितना 16 + 17, तो C8H18 होना चाहिए था, यहाँ पे 16 किया हुआ इसलिए ये गलत था। डिस्टिंग्विश करना है प्रोपेन 1,2 डायोल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोप लिखा हमने, इसमें कार्बन नंबर 1 पे कार्बन नंबर 2 पे हमने ओल लगा दिया, इस कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना है किससे, इससे, इथेन लगा दिया, इसमें भी आपने 2 OH लगा दिया। डिस्टिंग्विश का मतलब है कि इसका टेस्ट, दोनों का टेस्ट जो है अलग अलग है। साइड पे करते हैं, पहला उसने ऑप्शन दिया है एल्कलाइन आयोडीन। एल्कलाइन आयोडीन किस पे, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन पे काम करती है। तो अगर आपके पास अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ, यहाँ से तो नहीं आ रहा, अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ रहा है, तो ये तो दे देगा टेस्ट, जबकि इसमें अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस नहीं आ रहा, ना इसमें CH3 का पीस आ रहा है, समथिंग एल्स, तो इसलिए जो है इसमें आपके पास ये टेस्ट नहीं आएगा। अगर मैं डाइक्रोमेट की बात करूं तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दोनों से पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा। इथेनॉल, कॉन्सोनेंट सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर, दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अल्कोहल है, इनका रिएक्शन एसिड से हो सकता है, इथेनॉल से नहीं हो सकता, तो दोनों कर जाएंगे। सोडियम मेटल दोनों से रिएक्शन कर जाएंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, which substance form propanoic acid?
एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। हॉट KMnO4 से ट्रीट करवाया उसने। अच्छा जी, प्रोपेनोइक एसिड ब्यूट 1 ये मेरे पास 1 होगी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसको कट कर देंगे यहाँ से। कट करने पे आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये तो बन जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसको तो छोड़ दें। आपके पास 3 कार्बन का पीस बचा है यहाँ पर, ये तो एक ऑक्सीजन इस पर मिल जाएगी और ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके ये बन जाएगा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। पहला ही आंसर हो गया, जान चुकी। इंक्लूडिंग हाउ मेनी स्टीरियोमर्स एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रक्चर। देखिए साइक्लिक में डबल बॉन्ड अगर हो तो सिस्टेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिस्टेंस तो यहाँ से तो खत्म हो गया। सिस्टेंस आपके पास ये तो है नहीं, ये हो सकता था। इसको जरा चेक कर लें। इस तरह आपको पता है कि H लगा होगा और ये CH3 है, तो ये दोनों डिफरेंट है। यस, पास हो गया यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से देखें तो ये H है और ये पूरी चीज है, तो ये भी दोनों डिफरेंट है। तो आपके पास एक पॉइंट निकला है जहाँ से सिस्टेंस हो सकता है। तो हमारे पास फार्मूला था 2 द पावर n, आंसर आ जाएगा 2 द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स आर फॉर्म C4, ये आपसे काम करवाया था क्लास में। आपसे कहा था कि थ्योरी में बनाने के लिए भी आ जाते हैं आपके पास। तो हमें बनाने क्या है, एस्टर बनाने। तो ये थोड़ा सा आसान है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। आपके पास है C4H8NO2। इसका आपको रूल बताया था। आप एक तरफ पहले कर दें 1 कार्बन, फिर कर दें 2 कार्बन और फिर कर दें 3 कार्बन, और बीच में क्या लगाएंगे आप लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अगर और ये जो है, चलो ये भी सेट कर देता हूँ। ये मैं एसिड का पार्ट बना रहा हूँ तीनों में। तो अगर 1 कार्बन का एसिड है तो एल्कोहल 3 कार्बन की हो जाएगी। अगर 2 कार्बन का एसिड है तो 2 कार्बन की एल्कोहल हो जाएगी। अगर 3 कार्बन का एसिड है तो ये 3 आइसोमर्स इसके टर्न हो गए, एस्टर्स बना दिए हमने। अब इनमें से आपको देखना है कि कोई ऐसा है जो जिसकी कोई ब्रांच बन सके। तो शुरू करते हैं। देखें, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दूंगा सबके। देखिए अगर मैं इसमें इसको तोड़ दूं यहाँ से, तो ना मैं यहाँ लगा सकता हूँ ना मैं यहाँ लगा सकता हूँ, बीच में जगह है। इसका मतलब इसकी चेन आइसोमर बन सकता है। इसको इसी को मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, CONO लिख दिया। यहाँ पे 2 कार्बन लगाए, उसको इधर लगा दिया, इसका एक आइसोमर बन गया। दूसरे वाले पे ट्राई करके देखते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, पोजीशन चेंज नहीं कर सकता इसकी मैं। इसको अगर कट कर दूं तो ना यहाँ लगा सकता हूँ ना यहाँ लगा सकता हूँ, तो बीच में जगह ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो लस्सी पूरी हुई हुई है। इस पर अगर कट करता हूँ इसको इस तरफ से, यहाँ से कट कर दूँ तो लगाऊं कहाँ पे, यहाँ पे लगा नहीं सकते, यहाँ पे जगह है ही नहीं। तो आपके पास यही आइसोमर बन गए। तो बन गए टोटल 1 2 3 4, तो 4 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ हुआ। इथीन रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन टू गिव 2 प्रोडक्ट्स। एक में जो है उसमें ब्रोमीन तो लग गई थी, एक का फिर फर्दर जो है एक्वस की वजह से हाइड्रोलाइसिस भी हो गया उसका। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो गया। असल में तो जब ब्रोमीन आगे लगी थी यहाँ पे ब्रोमीन लगी होगी, लेकिन मीडियम क्या था आपके पास, एक्वस था। तो उसका OH जो है पानी का वो टूट के Br को हटा सकता था, वो इस वजह से ऐसा कुछ हो गया। इसके बारे में कौन सी बात सही है। बोथ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यही बकवास, इथीन कहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। अच्छा जी, पहले इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, उसके बाद फिर जो है वो आगे वाटर से जो रिएक्शन हुआ वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। बोथ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बोथ प्रोडक्ट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करवा दें, ये बन जाएगा CH2, इसकी जगह पे आ जाएगा OH, ये रहेगा CH2, इसकी जगह पे आ जाएगा OH हाइड्रोलाइज करवाने पे। और इसको अगर हाइड्रोलाइज करवा दो, इसमें CH2 एंड OH, और ये ऐसा ही रह जाएगा। तो इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम आ रही है। तो C इज द करेक्ट आंसर। बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। नो, हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला जो है नहीं बना सकता, ये बना सकता। PVC पैकेजिंग फॉर्मेट में व्हाट होल्ड डिफरेंट पॉलीमेरिक स्टैंड। देखिए आपके पास वो जो कार्बन कार्बन की चेन चल रही होती है,
पॉलीमर की, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, दूसरा वो पॉलीमर ये हो गया। इनके दरमियान कौन सी फोर्स हो सकती है, ये कह रहा है। तो पॉलीमरिक चेन के दरमियान, स्ट्रैंड्स के दरमियान जो है कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगी, एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड होता, लेकिन पीवीसी की शक्ल आपको पता है, याद है, उसमें सीएल लगा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो कर नहीं सकता, बाकी सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। OH है नहीं, NH है नहीं, और HF नहीं है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि अच्छा जी, इसका रिएक्शन करवा दें किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा इसका। हाउ मेनी पॉसिबल एट लीस्ट 1 कार्बन, हाउ मेनी ऑफ these product have at least 1 carbon reaction with this 2 bromide 3 structural isomers। अच्छा, ये सारी पॉसिबल बना रहा है, इसमें होमो वो मेजर और माइनर दोनों बना रहा है। तो आपके पास कार्बन जो है ना, यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ, ये है 4 कार्बन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सही, वैसी जैसी शक्ल है वैसी बना देते हैं, ये 4 कार्बन हो गए, फिर इसको 4 कार्बन कर दिया, फिर इसको 4 कार्बन कर दिया। देखिए एक में तो ये है कि जो मेजर बनी है ना, इसमें Br एक यहाँ पे आना है, एक Br यहाँ पे आना है, मतलब क्या किया मैंने कि H और Br अगर थे तो Br यहाँ पे जाए, H यहाँ पे जाए, सिमिलरली इसका H यहाँ पे जाए और Br यहाँ पे जाए, तो एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसका Br तो मैं इधर ही रहने दूं, जबकि इसमें उल्टा कर दें इसको, इसमें Br में यहाँ पे लेके आता हूँ, तो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों Br जो है टर्मिनल पे करते हैं, इधर और इधर। अब आपको अगर पता है तो फिर पता होना चाहिए, ये कार्बन है, उनकी कार्बन जिस पे ब्रोमीन लगा है, इसको विजिबल कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कारण नहीं हो सकता, इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये भी कारण नहीं हो सकता। इस वाले में आते हैं, इसमें आपके पास एक H लगा हुआ, फिर आप वर्ड्स देखें, दिस इज CH3 एंड दिस इज समथिंग एल्स, ये 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये वाला कार्बन जो है कारण हो रहा है इसमें, जबकि इस वाले में आप जब 2H लगाएंगे इधर तो ये कारण नहीं होगा। इस वाले में आपके पास अगर वर्ड्स देखते हैं तो देख लें, आपके पास ये वाला भी कारण है, दिखा देता हूँ, ये Br हो गया, इसके नीचे H होगा, ये CH3 है, 3 डिफरेंट हो गए, ये भी चौथा डिफरेंट हो गया। सिमिलरली दूसरा सिमेट्री आपको नजर आ रही है, ये भी कारण है, फिर वो से देख लें, इसको भी Br है, ये H होगा, ये CH3 एंड दिस इज समथिंग एल्स, तो आपके पास 2 कारण इसमें निकल रहे हैं, एक कारण इसमें निकल रहा है, तो आपके पास 2 ऐसे हैं जिसमें आउट ऑफ 3 जिसमें कारण कार्बन है, एटलीस्ट 1 कार्बन। क्वेश्चन नंबर 31, एन एलिमेंट प्रोटॉन नंबर इतना था, दिस एलिमेंट प्रेडिक्टेड ग्रुप 1 में है एंड पीरियड 8 में है। माशाल्लाह, कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट है भाई ने बनाया है। कौन सी प्रेडिक्शंस के बारे में की जा सकती है, द आउटरमोस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी s ऑर्बिटल। ठीक है जी, ग्रुप 1 का जो होता है वो 1, मतलब कंफ्यूजन खत्म होती है S1 पे, तो आउटर मोस्ट S होगा, ये बात ठीक है। द एटॉमिक रेडियस विल बी लार्जेस्ट ऑफ 7 एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद जो है फिर नीचे आपके पास फ्रांसियम आ जाता है। तो ये न्यू डिस्कवर किया, आपके पास कितने पीरियड होते हैं ऊपर आपके पास कितने पीरियड थे, आपके पास 1 2, टोटल मिला के आपके पास 7 होते हैं। आप 8वें में जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये एलिमेंट आ रहा है, कोई इसका सिंबल विंबल तो दिया नहीं, मैं इसको एक्स कर देता हूँ, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट रेडियस होगा इसका। इट विल हैव ग्रेटर फर्स्ट IE देन 18। अच्छा, ये जो है ये टेक्निकल था। देन एलिमेंट 118, ये क्या है 19, और ये है क्या प्रोटॉन नंबर। देखिए अगर ये ग्रुप 1 का है ना, 19 ग्रुप 1 का है, तो फिर 18 कौन से ग्रुप का होगा, 18 लाजमी वाले ग्रुप 1 से पहले कौन सा ग्रुप खत्म हो रहा होता है, ग्रुप 8। ग्रुप 8 की IE ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इट विल हैव ग्रेटर IE। नो 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 नो,
आपके पास किसी भी ग्रुप में अगर मेरे पास यहाँ पर आर्गन आता है 18, उसके बाद 19 आता है पोटेशियम, तो आपके पास जो ग्राफ चल रहा होता है तो आपके पास ये टॉप पे होता है और ये फिर नीचे आ जाता है। तो आई जो है ग्रुप वालों की नीचे होती है, ग्रुप एट वालों की टॉप पे होती है। इसकी गेट आई नहीं होगी, दिस इज रॉन्ग। तो 1 and 2 मतलब डी। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो दिया आपको एंडो के लिए दी है, ये न्यूट्रलाइजेशन है और डेल्टा एच एन इज इक्वल टू ऑलवेज एक्सो। इसमें डीकम्पोजिशन है, बॉन्ड टूट रहा है, तो दिस इज ऑलवेज एंडो। इसमें अगर देखें तो इसमें भी बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ इसने, और ये भी डीकम्पोजिशन में ही काउंट होगा, ये भी एंडो हो जाएगा। तो आपके पास एंडो की प्रोफाइल में ये और दो मैच कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर विल लीड टू इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन? लो एक्टिवेशन एनर्जी अगर होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज करेगा, सही है, एनर्जी कम होगी तो रेट स्पीड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन टेंपरेचर से इफेक्टिव हीट बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा कर देंगे इफेक्टिव हीट बढ़ जाएंगी, तीनों फैक्टर सही है, रेट बढ़ जाएगा। तो एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड सोडियम, इसके बारे में कुछ बताया इसने, और you can form ion blah blah चले। One sodium atom has two more proton than fluorine, तो इसमें 11 है, इसमें 9 है, तो सोडियम में 2 ज्यादा है, ये बात सही है। अच्छा ये बात आप ध्यान में रख लें कि अगर मैं इसने यहाँ पे चेंज क्या किया है, इसको फ्लोराइड आयन कर दिया, तो प्रोटॉन नंबर तो सेम रहता है ना, ठीक है। तो ये वाली बात कोई इतनी इनकी कॉन्सेप्ट से बड़े आराम से हो सकती थी। तो सोडियम लिख दिया आपने, F- लिख दिया, ये 11 ही रहेगा, 23 ही रहेगा, जबकि ये 9 और 19 ही रहेगा। तो प्रोटॉन नंबर तो इसमें वाकई 2 ज्यादा है अभी भी, इलेक्ट्रॉन का मसला है। One atom of sodium has 2 more neutron than fluorine atom. इसको माइनस करें, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 10, इसको माइनस करें मेरे पास आंसर आ रहा है 12। तो सोडियम के पास 2 न्यूट्रॉन ज्यादा हैं, सोडियम हैज 2 more न्यूट्रॉन, यस ये बात भी सही होगी। वन सोडियम आयन हैज सेम इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसने अगर एक लूज कर दिया +1 तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसने एक गेन कर दिया, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बराबर हो जाएंगे, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात भी ठीक हो गई। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इन atmosphere which transformation can involve sulfur dioxide, either reagent or catalyst? लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसने बाउंड कर दिया आपको, ये आपको पता है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, SO3 में। इसमें इस कन्वर्जन के लिए आपको क्या चीज चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो आपके पास ये काम हो जाता है। मैं इसको बाउंड कर देता हूँ, इसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो इसको चाहिए क्या असल में इस कन्वर्जन के लिए, इसको चाहिए आपको एक ऑक्सीजन चाहिए इसको, तो हम इसके लिए यूज करते थे या तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते थे, या फिर यूज करते हैं एटमॉस्फेयर में NO2। अब NO2 जो है एक्चुअली इसको ऑक्सीजन दे देगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो NO2 खुद क्या बन जाएगा, तो SO2 खुद बन जाएगी SO3। किसने किया ये काम, NO2 ही कर सकता है, NO तो नहीं दे सकता इसको ऑक्सीजन, तो अगर इसको ऑक्सीजन दे दे तो ये बन जाएगा, और खुद ये क्या बन जाएगा, NO। तो असल में ये कन्वर्जन हो रहा है NO2 to NO। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि आपको यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को बाउंड किया उसने, सल्फर डाइऑक्साइड को मैं NO के सामने लेके आ जाऊँ, तो क्या इसको ऑक्सीजन देगा, सवाल नहीं पैदा, तो उसके पास है ही नहीं, तो नाइट्रोजन बन जाएगा। तो इसलिए मुझे तीसरी की बात गलत थी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द बॉन्ड P HBr एंड HI, अच्छा कंपेयर करना, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे लिखता हूँ, एनर्जी ऑफ HBr इज ग्रेटर देन HI। HBr की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ये बात सही है। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, तो HBr की बॉन्ड लेंथ जो है, मतलब HBr की बॉन्ड लेंथ लेस लिखती है यहाँ पर, और HI की, तो HBr की बॉन्ड लेंथ लेस है, ठीक है, ये वाली बात भी सही हो गई। पोलैरिटी, HBr जो है
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरा ज्यादा होती है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ब्रोमीन ऊपर होता है, आयोडीन नीचे होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही होती है। दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H कॉमन है दोनों में, तो ये ज्यादा पोलर होगा। पोलैरिटी HBr की HI से ग्रेटर होती है। ये वाली बात भी सही है, तीनों बातें सही आ रही है। तो ये इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चर दिया आपको, which is statement about compound X is correct. It will decolorize gold KMnO4। जी, गोल्ड के MnO4 को रिएक्शन करवाने के लिए या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा, आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल होनी चाहिए थी, ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये तो नहीं करेगा। और ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, X इसको डिकलराइज नहीं कर सकते। 248pH, यस बिल्कुल करेगा, ये आपके पास कीटोन था। डू नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंट रिएजेंट, बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं रिएक्शन करेगा क्योंकि कीटोन है। ये वाली बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोपेनॉल रिएक्टेड विद हाइड्रोजन साइनाइड, आप लिख लें प्रोपेनॉल फिर सुकून से, CH3 CH2 एंड इसकी शक्ल जरा खोल दें, ये हो गया प्रोपेनॉल। और जब इसका हाइड्रोजन साइनाइड सिलेक्शन करवा दूंगा तो आप देख लें, इसका O अपनी जगह पे है, H अपनी जगह पे होगा, इधर आ जाएगा आपके पास H, इधर आ जाएगा आपके पास CN। अब कौन कौन से बॉन्ड की बात हो रही है? 22 to 20 50 22 22 50 22 22 50 22 22 50, ये आ रहा आपके पास ना, ये नहीं है सॉरी, नीचे वाला 22 22 50 नाइट्राइल ग्रुप की वजह से, और हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप इसमें है, यस ये पास हो गया। 32 to 36 स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, 32 to 36 ये रहा आपके पास, अल्कोहल ग्रुप का होता है, अल्कोहल है हमारे पास इसमें, यस अल्कोहल है हमारे पास, ये भी पास हो गया। अब कह रहा है कि 140 to 13 जाके चेक करें क्या होता है 140 to 13, ये है CO बॉन्ड, तो क्या हमारे पास इसमें CO बॉन्ड है? बिल्कुल है हमारे पास CO का ये रहा बॉन्ड, इसकी वजह से ये भी सही हो जाएगा, तो A इज द करेक्ट आंसर। Which alcohol cannot be dehydrated to form alcohol? इस डिहाइड्रेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन का OH जाता है, अल्फा कार्बन का OH जाता है, उसके साथ जो कार्बन होता है उसका नाम है बीटा, उसका H जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर बीटा के पास H नहीं हुआ तो फिर काम नहीं सकता। पहले वाले को खोल देते हैं, आपके पास ये हो गया, असल में खुद ही अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन ही नहीं है, अगर इसका OH निकालूं तो H कहां से निकालूं, इसकी डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती। दूसरे वाले में आते हैं, ये टर्शियर को बना दिया उसने, टेंशन नहीं बिल्कुल भी, तो 3 CH3 लगाने हैं मैंने, ये लगा दिए मैंने, आप गौर से देख लें कि ये तो हो गया इसका अल्फा, बीटा के पास हाइड्रोजन है तो सही, तो निकल तो सकता है इसमें से, डिहाइड्रेशन हो सकती है इसकी, मतलब कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर इसमें भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये अल्फा है और बीटा इसके पास 2 है, बीटा को ऐसे मार्क कर देता हूँ, इसकी भी डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो डी इज ओनली वन जो है उसमें डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में इस सेक्शन के बारे में कौन सी बात ठीक है जी, गौर से देखें, Br चला गया, OH आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तो मैंने टिक कर दिया, मतलब हेटेरोटिक बॉन्ड फिशन हुई है, देख ले बिल्कुल हेटेरोटिक ही होती है, आपको एरो से भी नजर आ रहा है कि हेटेरोटिक ही हो रही है, कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे ये वाले, ये दोनों ये उठा लेगा और आपके पास इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बात ठीक है। H और बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, नो भाई न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है, तो E इज चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।